नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है और अभी तक सिर्फ 26% ही मतदान हुआ है। निश्चित रूप से ये एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं कहा जाएगा और ये खबर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चिंता जरूर बढ़ा रही होगी। हालांकि पहले 2 चरण की वोटिंग के बाद भाजपा ने लगातार ऐसा प्रयास किया है, इस बात पर जोर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया है कि वो मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में बूथ तक ले जाएं, खासतौर से अपने समर्थकों को बूथ तक ले जाएं वोट डालने के लिए। लेकिन तीसरे चरण में भी सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि जहां आज देश में, जो कि एक बहुत ही ध्रुवीकृत समाज बन गया है, जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसे मतदाता हैं जो किसी भी कीमत पर इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो तो बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर वोट दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मतदाता जो कि सरकार के समर्थक माने जाते हैं, उनके अंदर उत्साह की कमी देखी जा रही है। वो बूथ तक नहीं जा रहे हैं। हालांकि टीवी पर अभी भी वो 400 पार का जो न्यूज़ चल रही है उसको देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन वोट देने नहीं जा रहे हैं। अब ये एक निश्चित रूप से भाजपा के लिए बड़ी समस्या है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी उनके समर्थकों में कम नहीं हुई है, वो आज भी बरकरार है। लेकिन ये जो लोकल सांसद हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं, उनसे जनता में भारी नाराजगी है। यही वजह है कि मैं खुद अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देख रहा हूं कि लोग वोट देने को लेकर उत्साहित नहीं हैं। उनका कहना है कि मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार तो होगा, लेकिन हमारा जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट है भाजपा का, ये संसद भवन नहीं पहुंचेगा, ये लोकसभा में नहीं जाएगा, यानी कि ये उसको वोट नहीं देंगे। अब ऐसे में कैसे 400 पार होगा, कैसे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि 10 सीटों पर जिनमें मतदान होना है तीसरे चरण में, वहां पर कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जीतने जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पिछला प्रदर्शन कैसा रहा था। 2014 में 71 सीट जीत ली थी भाजपा ने, जो कि किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन 2019 में 62 सीट जीती थी, यानी कि 9 सीटों का नुकसान हुआ था। अब 2024 में क्या होगा, और सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? मुझे तो बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है और लगातार कम होता वोटिंग परसेंटेज भी इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। तो अब हम देखते हैं जिन सीटों पर मतदान होना है तीसरे चरण में, ये हैं संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहली जो सीट है ये है संभल। अब आप निश्चित रूप से देखेंगे कि संभल में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा। आप जो है शाम तक, अभी जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग संभल में होगी। इसके पीछे वजह क्या है कि यहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम आबादी है, लगभग 48% या उससे ज़्यादा ही होगी। 10% के करीब यादव आबादी है, इसलिए यहाँ पर वोटिंग अधिक होगी। और जहाँ पर भाजपा का गढ़ होगा, जहाँ भाजपा की स्ट्रांग होल्ड होगी, वहाँ आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज कम होगा। तो अब मेरा ये आकलन कितना सही होता है ये शाम तक पता चल जाएगा। तो संभल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, पहले यहाँ शफीकुर रहमान बर्क को सपा ने प्रत्याशी बनाया था, उनका निधन हो गया और उसके बाद उनके पोते यहाँ पर हैं जियाउर रहमान बर्क, तो ये हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। वहीं पर परमेश्वर लाल सैनी, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में शफीकुर रहमान से चुनाव हार गए थे, उन पर एक बार फिर से भाजपा ने दांव लगाया है। बसपा ने भी यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार कर कोशिश की है कि मुस्लिम मतों को अपने साथ ले जाए। तो अब इसमें अगर बसपा को सफलता मिलती है तब तो यहाँ पर मुकाबला रोमांचक हो सकता है, लेकिन अगर सफलता नहीं मिलती है तब यहाँ पर समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से ये चुनाव जीतने जा रही है। ऐसा मेरा मानना है कि बसपा को इसमें कोई खास सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव जो है वो 2 ध्रुवों पर लड़ा जा रहा है।
बसपा एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, बहुत मजबूत जनाधार वाली पार्टी है, लेकिन वो इन दोनों ध्रुवों में से किसी भी तरफ नहीं है, ना तो वो एनडीए की तरफ है, ना वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। तो जिस वजह से आप देखेंगे कि बसपा के वोटिंग परसेंटेज में कमी आएगी। तो ये सीट जो है संभल की लोकसभा सीट, यहाँ पर ऐसा मेरा आकलन है कि यहाँ पर भारी अंतर के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अगली सीट देखते हैं। अगली सीट है मैनपुरी। अब यहाँ पर मामला ये है कि मैनपुरी की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट मानी जाती है और यहाँ से डिम्पल यादव, यादव परिवार की बहू, अखिलेश यादव की पत्नी, ये लोकसभा की प्रत्याशी हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री, पर्यटन मंत्री और मैनपुरी का जो मतलब शहरी क्षेत्र है वहाँ के विधायक जयवीर सिंह को जो है यहाँ पर मैदान में उतार दिया है, इस उम्मीद में कि ये डिम्पल यादव को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन असल में ये जो मुकाबला है ये केवल भाजपा यहाँ पर जिस भी प्रत्याशी को उतारे, ये केवल अधिक से अधिक हार के और जीत के अंतर को कम करने का एक प्रयास भर हो सकता है। यहाँ पर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है और इसका अंतर जो है ये संभल से अधिक होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट की। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव को मैदान में उतारा है, जो कि राम गोपाल यादव के बेटे हैं, जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं। वहीं पर बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने सत्येंद्र जैन सौली को उतारा था, जिन्हें बाद में हटाकर यहाँ पर चौधरी बशीर को यहाँ पर मैदान में उतार दिया गया। अब आप देखिए यहाँ पर बसपा का जो प्रयास है वो है मुस्लिम मतों को अपने साथ करना, इसीलिए एक मुस्लिम प्रत्याशी को दिया गया है टिकट, और इस वजह से अगर इसमें बसपा सफल होती है तब यहाँ पर अक्षय यादव को मुश्किलें बढ़ेंगी और भाजपा यहाँ पर तब मजबूत हो सकती है। अन्यथा हालांकि यहाँ पर पिछले चुनाव में भाजपा जीत गई थी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उस वक्त शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के बीच में दरार आ गई थी। शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी बना लिए थे, सपा का साथ उन्होंने छोड़ दिया था और खुद यहाँ से चुनाव लड़ गए थे अक्षय यादव को हराने के लिए। उनका यही मकसद था कि किसी भी तरह से अक्षय यादव को हराएं और परिणाम भी यही हुआ कि अक्षय यादव भी हार गए, शिवपाल यादव को तो हारना ही था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बावजूद अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हराना भाजपा के लिए मुश्किल होगा और ये सीट भी मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बदायूं लोकसभा सीट की। बदायूं में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव, जो कि बेटे हैं शिवपाल यादव के, ये चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से दुर्विजय सिंह शाक्य और बसपा से मुस्लिम खान मैदान में हैं। तो ये मुकाबला भी रोमांचक होगा, लेकिन यहाँ पर आदित्य यादव, ऐसा मेरा मानना है कि चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले जो है धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए गए थे सपा की तरफ से, उसके बाद शिवपाल यादव प्रत्याशी बनाए गए, उसके बाद आदित्य यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मीडिया में ऐसा भी कहा जा रहा था कि सपा डर गई है और बदायूं से घबरा गई है, इसीलिए बार बार प्रत्याशी बदल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर निश्चित रूप से शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को भी राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्हें आगे लाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने ये सीट आदित्य यादव को दी और खुद तो वो विधायक हैं ही। तो यहाँ पर भी मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है और कम वोटिंग प्रतिशत इस बात की तस्दीक कर रहा है। तो आगे देखते हैं बदायूं के बाद कौन सी सीट है। बदायूं देखो, बदायूं का जो पिछला भी मुकाबला था तो आप देखिए कि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव बहुत कम अंतर से हारे थे, 4,92,000 इनको वोट मिले थे। वहीं पर संघमित्रा मौर्य, जो कि केशव प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और भाजपा से सांसद थीं, इस बार इनका टिकट काट दिया गया है, तो संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले थे। दोनों में अंतर बहुत कम है। लेकिन अब आप एक नज़र डालिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी, जो कि कुछ समय पहले तक सपा से नाराज बताए जा रहे थे,
इन्हें भी 51,000 वोट मिले थे। लेकिन अब यहाँ पर सलीम शेरवानी ने समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि आदित्य यादव के रूप में उन्हें अपना बेटा मिल गया है, उनके बेटे की तरह है और वो चाहते हैं कि यहाँ से चुनाव जीतें वो। तो ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ पर समाजवादी पार्टी भारी पड़ने जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे एटा लोकसभा सीट की। एटा से सपा ने देवेश शाक्य को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है, जो कि कल्याण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा बसपा ने मोहम्मद इरफान को यहाँ पर मैदान में उतारा हुआ है। अब फिर वही बात है, अगर मुस्लिम मतों को पाने में बसपा को सफलता मिलती है तब यहाँ पर देवेश शाक्य के लिए रास्ता कठिन हो जाएगा और भाजपा चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब देवेश शाक्य ये चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि ये गढ़ है, एटा जो है, आसानी से यहाँ पर राजवीर सिंह को हैट्रिक लगा लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा मेरा आकलन है। पिछले 2 बार से यहाँ पर राजवीर जी सांसद हैं और इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। इसके पीछे वजह यह है कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर सांसद के प्रति पूरी जनता को खुश होना बहुत मुश्किल काम है। तो ये सीट भी यहाँ पर सपा के खाते में जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बरेली लोकसभा सीट की। बरेली में बहुत तगड़ा मुकाबला है। ये मुकाबला वाकई बहुत तगड़ा है। मतलब यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना या आकलन करना, मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन मैं अभी किसी नतीजे पर पहुँच नहीं पाया हूँ। बीजेपी से यहाँ पे छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा गया है, वहीं समाजवादी पार्टी से प्रवीण सिंह ऐरन मैदान में हैं। छत्रपाल गंगवार जो है पिछले चुनाव में जीत गए थे, लेकिन इस बार यहाँ कौन जीतेगा ये बताना मुश्किल है। तो ये इस सीट को मैं टफ फाइट में डाल रहा हूँ कि कौन जीतेगा ये आने वाला समय बताएगा। आगे देखते हैं, अगली सीट है यहाँ पर आगरा की सीट। आगरा लोकसभा सीट भी बहुत ही ज़बरदस्त सीट है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के रामनाथ सिकरवार मैदान में हैं और भाजपा के रामनिवास शर्मा मैदान में हैं। ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पर आसानी से भाजपा चुनाव जीत जाएगी। आगरा भाजपा का गढ़ है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर सामना नहीं कर पाएगी भाजपा का। अगली सीट है फतेहपुर सीकरी। अब देखिए फतेहपुर सीकरी जो है, यहाँ पर कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं। फतेहपुर सीकरी के ये दोनों प्रत्याशी हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से राजकुमार चाहर हैं, जो कि सांसद भी हैं वर्तमान, इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी निश्चित रूप से। और वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से रामनाथ सिकरवार हैं, जो कि एक पूर्व फौजी हैं और ये लगातार मंदिरों में ही रहते हैं, बहुत सालों से अपने घर नहीं गए हैं, जनता के दिए पैसे से ही ये चुनाव भी लड़ रहे हैं और ये मुकाबला इनके जैसे प्रत्याशियों को ज़रूर जीतना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो जिस भी पार्टी से आएँ, सपा से आएँ, बसपा से आएँ, भाजपा से आएँ या जैसे भी आएँ, लेकिन इस किस्म के प्रत्याशियों को ज़रूर जीत मिलनी चाहिए। लेकिन फतेहपुर सीकरी में बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आकलन है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद राजकुमार चाहर चुनाव जीत सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। अगली सीट है हाथरस। हाथरस में आप देखिए तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और यहाँ पर अगर आप प्रत्याशी देखें तो भाजपा के अनूप वाल्मीकि हैं। यहाँ पर पिछले जो सांसद थे राजवीर सिंह, भाजपा ने चुनाव जीता था, उनका टिकट काट दिया गया है, तो अनूप वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जबकि सपा ने जसवीर वाल्मीकि को उतारा है, जसवीर वाल्मीकि को सपा ने यहाँ पर मैदान में उतारा है और बसपा ने हेम बाबू धनगर को यहाँ पर मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ मुकाबला तो अच्छा होगा, लेकिन हाथरस आप देखें तो हमेशा से, जब से ये मंदिर आंदोलन हुआ है उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और अब जो 10वीं सीट है, आखिरी सीट है, ये है आंवला लोकसभा सीट, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, भाजपा ने धर्मेंद्र कश्यप को बनाया है जो कि सांसद भी हैं, उसके अलावा बसपा ने सत्यवीर को यहाँ पर मैदान में उतारा है।
इस सीट पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 5.5 लाख है। इसके अलावा 2 लाख यादव भी हैं। इनमें से ज़्यादातर सपा के साथ जाएंगे, सपा को वोट देंगे। वहीं मौर्य और कश्यप भी 2.5 लाख हैं और यही वजह है कि सपा ने नीरज मौर्य को यहाँ से मैदान में उतारा है, जिससे कि मौर्य वोट भी उनके साथ जाएं। यादव और मुस्लिम तो जाएंगे ही। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र कश्यप को यहाँ पर मैदान में उतारा है और आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर समीकरणों को देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भारी है और ऐसा मेरा मानना है कि सपा यहाँ पर चुनाव जीत जाएगी। तो इस तरह से अगर पूरी 10 सीटों को देखें तो सपा के खाते में 10 में से 6 सीट जा रही है। वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जा रही है। एक सीट जहां पर कांटे की टक्कर है वो है बरेली, जिसके बारे में मैं तो कोई भी अनुमान यहां पर लगाने नहीं जा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि कौन जीतेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, खासतौर से अगर आप बरेली या आसपास के क्षेत्र के हों तो। और बाकी सीटों के बारे में भी आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और 80 में 80 वाले भाइयों, आपका क्या कहना है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।